तो क्या सरकार को नहीं पता ये चीज कि तीनों फार्म एक्ट्स, पहला एपीएमसी हटाकर, दूसरा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करके और तीसरा काला बाजारी लीगल करके किसान कॉर्पोरेट की कठपुतली बन जाएंगे? जी बिल्कुल पता है, लेकिन बात ये है ही नहीं। इस वक्त अगर कांग्रेस भी होती या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी होती तो पूरे चांसेस है वो भी यही करती जो आज बीजेपी करने की कोशिश में है, क्योंकि अब बात सरकार के हाथ से शायद बहुत दूर जा चुकी है। डिस्क्लेमर, ये जानकारी आपको कभी भी टीवी या अखबार पर नहीं मिलने वाली, क्योंकि अभी भी जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो टीवी में हिंदू, मुसलमान और पाकिस्तान दिखाकर नादान परिंदों को भड़काया जा रहा होगा। और हाँ, हम मोदी विरोधी नहीं है, बेवकूफ़ी के विरोधी है। इतने सारे किसान ठंड से मर गए, लेकिन फिर भी क्यों सरकार रास्तों पे गड्ढे खोद रही है? क्यों कीले बिछा रही है? लाठीचार्ज, वाटर कैनन, टीयर गैस, क्यों सरकार बार सेक्शन 144 लगा देती है और इंटरनेट सेवा बंद कर देती है? क्या सरकार सच में अंग्रेजों से भी ज्यादा निर्दयी है? क्यों सरकार एक भी दिन फार्मर से मिलने नहीं गई? क्यों सरकार ने एक भी मरे हुए फार्मर को कॉम्पनसेट नहीं किया? क्यों सरकार आज तक एक भी फायदे इन एक्ट्स के नहीं गिना पाई? एक फन फैक्ट, इस इंसान को फरवरी 2015 में पद्म भूषण दिया गया था। तो खोलते हैं इन सारे कॉन्सेप्ट्स को बेहद ही सरल भाषा में। नवंबर 2016, ब्लैक ने नीति आयोग में लेक्चर दिया और बढ़ चढ़कर जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स की तारीफ की और प्राइवेट सेक्टर को एग्रीकल्चर में पुश देने की बात करी। आप ये नीति आयोग के ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया डॉक्यूमेंट पे पेज नंबर 2021 पर पढ़ सकते हैं। ब्लैक पिछले 25 सालों से यही कर रहा है, अलग अलग देशों में जाकर। कोई नई बात नहीं है, जैसे अफ्रीका में AGRA की मदद से। मार्च 2017, ठीक 5 महीने बाद गवर्नमेंट ने नारा दिया, डबलिंग फार्मर्स इनकम बाय 2022, नीति आयोग के डॉक्यूमेंट में। ये नारा आपने भी सुना ही है। अप्रैल 2017, नेक्स्ट मंथ ही सरकार मॉडल APML एक्ट ले आई, जिसमें साफ APMC मंडी की मोनोपोली हटाने की बात की गई और प्राइवेट कंपनीज को एग्रीकल्चर मार्केट में लाने पर फोकस किया गया। एग्जैक्टली सेम जो ब्लैक ने 5 महीने पहले नवंबर 2016 में अपने नीति आयोग के लेक्चर में कहने की कोशिश की। हो सकता है कोइंसिडेंस हो, है ना? क्योंकि फार्मर इनकम इंक्रीज हो, इससे बढ़िया और क्या हो सकता है? APML एक्ट सिंपल से आप ये समझिए कि ये सोर्स है सितंबर 2020 में आए 3 फार्म लॉस का, जिसके खिलाफ प्रोटेस्ट चल रही है। जनवरी 2018, यहाँ से गाड़ी बिगड़ने लग गई। इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम आ गई। इसमें यह है कि प्राइवेट कंपनीज हो या कोई भी हो, देशी कंपनी हो या विदेशी कंपनी हो, सरकार को इलेक्शंस के वक्त कितना चंदा देती है, यानी घूस देती है, वो पता ही नहीं चल सकता। टोटल एनोनिमिटी। तो अंबानी कितना चंदा देगा किसी भी सरकार को, ये जाना ही नहीं जा सकता। नाम याद कर लीजिए, इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम। इतनी सीक्रेसी दुनिया के किसी देश के इलेक्शन फंडिंग में नहीं है। वैसे इनडायरेक्टली तो हर जगह धांधलेबाजी होती है, लेकिन इंडिया में तो इसे लीगलाइज ही कर दिया गया है। और 2019 में इलेक्टोरल बॉन्ड से जितना पैसा आया, उसका 95% बीजेपी के लिए आया। बेसिकली बहुत ही ज़्यादा ऑब्वियस है, आप सभी को समझ आ गया होगा कि इसके द्वारा प्राइवेट कंपनी, देसी हो या विदेशी, गवर्नमेंट को डायरेक्टली इन्फ्लुएंस कर सकती है और किसी को पता चल ही नहीं सकता कि किस किस ने पैसा दिया है। इनफैक्ट मार्च 2019 में खुद हमारे देश के इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट फाइल कर दिया मोदी केस इलेक्टोरल बॉन्ड के खिलाफ। और 3 साल बीत चुके हैं, ये केस अभी भी सुप्रीम कोर्ट में लटका हुआ है। और ये बहुत ज़्यादा बड़ी गड़बड़ है, ये हर इंसान जानता है, चाहे बीजेपी सपोर्टर हो या कांग्रेस सपोर्टर। अब यहाँ तक आपको क्लियर हो गया कि कैसे फॉरेन या इंडियन कंपनीज पॉलिसी मेकिंग को डायरेक्टली इन्फ्लुएंस कर सकती है। ठीक, अब अक्टूबर 2019 में CJIR नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन ने हैदराबाद में इंस्पायर चैलेंज ऑर्गेनाइज करवाया, जिसका मकसद था बिग डेटा इन एग्रीकल्चर के लिए एप्स डिजाइन करना, ताकि खेती से जुड़ा हुआ बिग डेटा और मशीन लर्निंग वाली एप्स मार्केट में उतरे और खेती का सारा डेटा कॉर्पोरेट्स तक पहुंच सके। सिंपल से ऐसे समझे कि कॉर्पोरेट्स डिसाइड कर सके एग्रीकल्चर इनपुट्स जैसे कि फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स एक्सेट्रा, इन सब की मात्रा कितनी हो, फसल बोना या काटना कब है, इन सब चीज़ों की टाइमिंग को अपने ऑफिस से बैठे बैठे। इनफैक्ट फिर किसी वीडियो में आपको फार्मिंग विदाउट फार्मर्स के बारे में बताएंगे कि कैसे जॉन डीरी कंपनी इक्विपमेंट्स रेडी कर चुकी है बिना किसानों के खेती करने के लिए। ये आप खुद पढ़ सकते हैं।
जॉन डीरी कंपनी और ब्लू रिवर टेक्नोलॉजी के बारे में। और हाँ, इनका सबसे बड़ा इन्वेस्टर भी ब्लैक ही है। ज़रूर पढ़िएगा फार्मिंग विदाउट फार्मर, जॉन डीरी और ब्लू रिवर टेक्नोलॉजी। तो बहरहाल सबसे अच्छी ऐप जो बनाएगा उसको $5 लाख दिए जाएंगे CGIAR के द्वारा। ठीक, ये आखिर CGIAR यानी कंसल्टिव ग्रुप ऑन इंटरनेशनल एग्रीकल्चर है क्या चीज़? ध्यान से सुनना, क्योंकि ये वही ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी वजह से ये सारा गेम बिलियनर्स चला पा रहे हैं और एग्रीकल्चर मार्केट को कंट्रोल कर पा रहे हैं। दोस्तों, ये दुनिया की सबसे बड़ी एग्रीकल्चर रिसर्च नेटवर्क है और ये लगभग हर देश की गवर्नमेंट से टाई अप करके उनके देशों की क्रॉप्स का जर्म प्लास्ट लेता है, यानी कि सीड्स का जेनेटिक डेटा लेता है ताकि GM सीड्स बन सके। समझ गए क्या काम है इसका? देशों से सीड्स का जर्म प्लास्ट लेना। और भी बहुत काम है, लेकिन आपको कंफ्यूजन हो जाएगा, सब एक साथ बता दिया तो सिंपल। और साथ ही ये CGIAR कंट्रोल करता है दुनिया का सबसे बड़ा ग्लोबल सीड बैंक, स्वालबर्ड सीड वॉल्ट। ध्यान दीजिएगा, ये सीड बैंक एक ऐसा बैंक है जहां दुनिया भर के लगभग सारे सीड्स की वैरायटी का भंडार है। अगर कोई बहुत ही बड़ा संकट आ गया पृथ्वी पर, तो यहाँ से सीड्स निकालकर दोबारा से पूरी दुनिया में एग्रीकल्चर शुरू किया जा सकता है। सुनने में बढ़िया लगता है ना? और इस CGIAR में सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट किसका होगा बताओ? आप में से जो हमारे पहले से दोस्त हैं उनको तो पता ही है, ब्लैक है सबसे बड़ा इन्वेस्टर। आप ये CGIAR के फंडर्स का बार ग्राफ देखिए, कितना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है ब्लैक का और पूरा कंट्रोल है ब्लैक का। ठीक, तो इतना आप समझ गए कि ब्लैक ने इंस्पायर चैलेंज ऑर्गेनाइज करवाया इंडिया में CGIAR की मदद से, ताकि बिग डेटा ऐप बन सके फार्मिंग को कॉर्पोरेट से जोड़ने के लिए। यानी कि ब्लैक तैयारी करने लगा है एग्रीकल्चर मार्केट को कंट्रोल करने की, और सीड बैंक भी उसके अंडर है। इतना तो समझ गए। लेकिन वो ऐसा क्यों करेगा? उसको क्या मतलब है एग्रीकल्चर से? जी नहीं, ब्लैक को एग्रीकल्चर से ही मतलब है। इसका पूरा काला चिट्ठा हम अपनी अगली वीडियो में बताएंगे। तो अब क्या, CGIAR के इंस्पायर चैलेंज के ठीक 4 महीने बाद फरवरी 2020 में, जब तक ये ऐप्स तैयार हुई, अंबानी ने लॉन्च कर दी जियो कृषि ऐप। नाम से आप समझ गए होंगे कि क्या है। हो सकता है कोइंसिडेंस हो कि ब्लैक भी प्रमोट कर रहा है प्राइवेट एग्रीकल्चर ऐप्स को, और अचानक अंबानी ने भी ऐप लॉन्च कर दी। अब ऐप तो खोल दी, तो पैसा भी तो चाहिए अंबानी को इंडियन फार्मिंग सेक्टर में इन्वेस्ट करने के लिए। तो फिर हाजिर है पैसा। अप्रैल 2020, ऐप बनाने के सिर्फ 2 महीने के अंदर ही फेसबुक ने जियो के 9.99% शेयर्स खरीदे और अंबानी को दिए 43,000 करोड़ रुपए। और ऐसा और भी 11 कंपनीज ने रिलायंस जियो में इन्वेस्ट किया और 25% शेयर्स खरीद लिए, जिससे कुल मिलाकर अंबानी के पास आ गया 1.18 लाख करोड़ रुपीस। ये बहुत ज़्यादा बड़ा अमाउंट है। ये इतना ज़्यादा है कि जितना इंडिया में साल 2019 के इलेक्शंस का पूरा खर्चा था, उसका भी डबल होता है 1.18 लाख करोड़ रुपीस। और इंडिया का इलेक्शन वर्ल्ड का आज तक का कहीं भी हुआ हो सबसे महंगा इलेक्शन था। इतना ज़्यादा पैसा आने के ठीक 4 महीने बाद अगस्त 2020 में अंबानी ने फ्यूचर ग्रुप खरीद लिया 24,000 करोड़ रुपए में। अब क्यों खरीदा फ्यूचर ग्रुप? क्योंकि फ्यूचर ग्रुप इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट रिटेल स्टोर्स की चेन है, यानी सेकंड नंबर पे सबसे ज्यादा स्टोर्स है फ्यूचर ग्रुप के। इजी डे, बिग बाजार, ब्रांड फैक्ट्री, ये सब फ्यूचर ग्रुप के ही है। अब रैंक 1 रिटेल स्टोर और रैंक 2 रिटेल स्टोर्स अंबानी के पास आ चुके हैं, यानी पूरी इंडिया में अंबानी का जबरदस्त नेटवर्क बन चुका है। अंबानी का पहले से ही जियो मार्ट, रिलायंस फ्रेश है, जहां फल, सब्जियां, गेहूं, चावल एटसेट्रा बिकता है। अब बिग बाजार, इजी डे, ये सब भी उसी का हो गया, और साथ ही ऐड हो जाएगा फ्यूचर ग्रुप के बहुत सारे और भी आउटलेट्स। तो अब जियो कृषि ऐप भी रेडी है, और साथ ही रिलायंस ने स्विगी, फ्लिपकार्ट और डंजो से पार्टनरशिप भी कर ली है। और बहुत सारे एक्सपर्ट्स का कहना है ये सब कुछ आगे फेसबुक से कनेक्ट होने वाला है, क्योंकि फेसबुक ऑलरेडी 10% शेयर्स खरीद चुकी है। लेकिन फिलहाल जब ये वीडियो बन रही है अभी तक हुआ नहीं है, हो सकता है। अब कोई भी डाउट रह गया है? नहीं ना, अब स्टोर्स और पैसा रेडी हो चुका है अंबानी के पास। अब लास्ट चीज रह गई है, वो है कस्टमर्स और कंफर्म्ड सप्लाई ऑफ गुड्स। उसके लिए चाहिए सरकार की मदद और कुछ ऐसे लॉज जिनसे ये गारंटी हो सके कि किसान अंबानी को ही अपना सामान बेचे और अंबानी ही बताए कि क्या उगाना है और कितना उगाना है। यही तो होगा ना, वरना अंबानी का बिजनेस ठप नहीं हो जाएगा। तो अब क्या करें?
सितंबर 2020 अंबानी के फ्यूचर ग्रुप खरीदने के ठीक 1 महीने बाद 3 फार्म एक्ट्स आ गए, जिसमें लिमिट्स हटा दी गई कालाबाजारी की। यानी अब कोई भी कितना भी गेहूं, चावल, दाल इकट्ठा कर सकता है। और साथ ही ये भी एक्ट आया कि प्राइवेट और फार्मर्स के बीच कॉन्ट्रैक्ट होगा फार्मिंग के प्रोडक्ट्स को लेकर। यानी कंपनीज बताएगी कि क्या उगाना है, कितना उगाना है, किस क्वालिटी का उगाना है। यही तो चाहिए था आपके देश के असली प्रधानमंत्री को। तो अब रिवाइज कर लेते हैं एक बार, ताकि सारे पत्ते दिमाग में सेट हो जाए। अब यहाँ से आप समझ गए कि कैसे सीक्रेटली लेकिन डायरेक्टली अंबानी का कनेक्शन है फार्मिंग से, और अब डायरेक्ट कनेक्शन है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से अपने 25% शेयर्स बेचकर। और आपको ये भी याद रखना है इलेक्टोरल बॉन्ड्स, जो हमने स्टार्टिंग में बताया था, जिससे कोई भी देसी या विदेशी कंपनी सरकार को कितना भी पैसा दे सकती है और किसी को पता चल ही नहीं सकता कि किसने दिया है। अब लास्ट ये गेम देखो, जिससे आपको और किसानों को डर लग जाएगा। नवंबर 2020 अंबानी ने इन्वेस्ट किए $50 मिलियन ब्रेक थ्रू एनर्जी नाम की कंपनी में। कौन है ये ब्रेक थ्रू एनर्जी? ये है ब्लैक की कंपनी। जी हाँ, ब्लैक की, कंप्लीटली ओन्ड बाय ब्लैक। ठीक, अब जब अंबानी जी ब्लैक पे आ गए तो हमारा तो फेवरेट है ही ये आदमी, तो हम कैसे छोड़ें इसको। अब ब्लैक पूरी दुनिया में एग्रीकल्चर को कितना ज्यादा कंट्रोल करता है, इसका आपको शायद 1% भी अंदाजा नहीं है। नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में जानेंगे कि इंडिया में तो अंबानी आ रहा है एग्रीकल्चर में, लेकिन अंबानी के ऊपर कौन है एग्रीकल्चर में, यानी कि वर्ल्ड में कौन है कंट्रोलर। बस 2 चीजें बता देते हैं आपको कि यूएसए में सबसे ज्यादा फार्मलैंड जिसके पास है वो है ब्लैक। और दूसरा, क्या आपने कभी फार्मिंग विदाउट फार्मर्स के बारे में सुना है? किसानों के बिना की गई खेती, क्योंकि ऑलरेडी टेक्नोलॉजी आ चुकी है कि किसानों की ज़रूरत नहीं है अब खेती के लिए। शौक लगा ना? ये सब नेक्स्ट वीडियो में।